गुड मॉर्निंग गाइस। आज का अपना टॉपिक है डेप्रिसिएशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले आप ये समझो कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। अगर मैं डेप्रिसिएशन को डिफाइन करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइंड एज systematic allocation of depreciable amount of an assets over their useful life। यहां पर दो तीन चीजें समझने वाली है। जनरली होता बिजनेस में क्या है कि अगर आप बिजनेस के बैलेंस शीट को देखें तो लायबिलिटी साइड में हम देखते हैं कि फंड कहां से अरेंज किया आपने, एंड एसेट साइड होता है उस अरेंज्ड फंड का एप्लीकेशन, वो पैसा जो हमने अरेंज किया है हमने कहां कहां उसको लगाया हुआ है। ये पैसा लगाते हो आप फिक्स्ड असेट्स में एंड करंट असेट्स में। राइट नाउ वी आर कंसर्न विद फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में क्या होता है? फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स which can be used for a period of more than 12 months। ऐसा कोई भी असेट्स जो आप बिजनेस में लेकर के आते हैं फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स्ड असेट्स प्लांट परचेज किया, तो बिजनेस में आपने एंट्री अपने बुक्स में डाल दी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का आपका प्लांट था, आपने ये एंट्री पास करी ऑन परचेज ऑफ प्लांट, मतलब दैट इज अ फिक्स्ड असेट्स। अब बात ये आती है कि इस प्लांट का यूज क्या करेंगे बिजनेस में आप? तो इस प्लांट को यूज करोगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि आप बाद में सेल करोगे। मतलब प्लांट को यूज करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उसके बाद इसको आप करोगे सेल, मतलब एक इनकम जनरेट होगा आपके बुक्स में, बिजनेस में इनकम जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? यूजिंग द प्लांट। मतलब हम प्लांट को यूज कर रहे हैं इनकम को जनरेट करने में। मतलब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखूं तो ये जो सेल्स है, सेल कहां से आ रहा है? प्लांट ने जो गुड्स प्रोड्यूस किया उसको आपने सेल किया तो इनकम जनरेट हुआ। जाहिर सी बात है ये जो प्लांट 10 लाख में आपने परचेज किया है, इसका कुछ एक पोर्शन यहां एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली द आंसर इज यस। एक प्लांट जो आपने 10 लाख में परचेज कर लिया है, जाहिर सी बात है ये एक साल का खर्च नहीं है, ये आपको चलेगा मोर देन 1 ईयर। आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि इस प्लांट का, ये प्लांट कितना दिन मुझे सर्विस देने वाला है, कितना दिन ये चलने वाला है हमारे बिजनेस में। ओके, तो जब आप प्लांट को फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने 10 लाख में परचेज किया, इसका कुछ भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है और ये 10 साल चलेगा फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर सी बात है हम 10 लाख में कोई भी एसेट परचेज करके लाते हैं और अगर वो 10 साल तक चलता है, इसका मतलब हर एक साल एटलीस्ट नहीं कुछ तो लाख रुपए का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। हम यूज कर रहे हैं इस 10 लाख में से 1 लाख एक साल में। दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। This amount of rupees 1 lakhs is nothing but the amount of depreciation, the expense which is to be debited in profit and loss account every year
till the date we use this plant in our business. I hope the meaning of the depreciation is clear. Now we move forward towards the objective. मतलब हम डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना क्यों चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्यों करना चाहिए. सबसे पहली बात, इनकम, करेक्ट इनकम एस्टिमेशन. करेक्ट इनकम डिटर्मिनेशन. अपने बिजनेस में जो आप प्रॉफिट निकालते हो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, तो ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है. यहां पर हमने इनकम से लेकर ले रखा होता है हमने, और डेबिट साइड में एक्सपेंस लेकर के आप करते हो. तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमें प्रॉफिट आता है. ये डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट है. आपके इनकम और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है. तो ये प्रॉफिट सही कब निकलेगा, जब आप इस इनकम को कमाने के लिए जो जो एक्सपेंस आपने इनकर किया है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश, उस सबको आप डेबिट करो. तो डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ देम. तो डेप्रिसिएशन को चार्ज अगर नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन अगर सही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस का अमाउंट सही नहीं आएगा. और अगर आपने एक्सपेंस का अमाउंट सही नहीं निकाला तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी सही नहीं आने वाला है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि हमें डेप्रिसिएशन करेक्टली निकाल करके चार्ज करना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस. दूसरा फैक्टर हम क्यों चार्ज करेंगे, टू डिटरमिन करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन कौन रिफ्लेक्ट करता है, बैलेंस शीट. हमने एक प्लांट परचेज किया था 10 लाख में. अब इस बार अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें, 10 लाख में हमने यहां पर परचेज किया था मान लीजिए, तो एक साल में जो इसके वैल्यू में डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने की वजह से इसका वैल्यू यहां पर कितना रह गया, 9 लाख. अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो ये हमारे बुक्स में 10 लाख पर ही दिखेगा, जो कि एक करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे. तो ये भी एक वजह हो गया कि हमें अपने डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए, जरूरी है. थर्ड रीजन, थर्ड पर्पस क्या है आपका, टू एक्यूमुलेट फंड, टू एक्यूमुलेट फंड टू रिप्लेस फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स एसेट्स को आपने आज परचेज कर लिया, मान लो, जाहिर सी बात है आज ना कल या 10 साल के बाद या 4 साल के बाद या 10 साल के बाद आपका ये एसेट्स पुराना होगा. आपने यहां पर आज के दिन 10 लाख में परचेज कर लिया, इसका लाइफ मान लीजिए 6 ईयर्स है. तो एट द एंड ऑफ 6 ईयर आपको एक नया प्लांट फिर से परचेज करना पड़ेगा. तो जाहिर सी बात है हमें अपने को, बिजनेस को, एक फंड को तो अरेंज करना पड़ेगा ना, कि सो कि हम 6 लाख में जब ये 6th ईयर आएगा, ये वाला एसेट जब पुराना हो जाएगा, तो हम एक नया एसेट परचेज कर पाए. तो 6th ईयर में जो फंड का रिक्वायरमेंट होने वाला है, उस फंड को अरेंज करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए. वन ऑफ द रीजन इज दिस. एंड द नेक्स्ट one is to determine correct cost of production. जाहिर सी बात है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, जहां आप
प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पर प्लांट को यूज करते हो फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्ट का कॉस्ट लगेगा उसमें डेप्रिसिएशन भी एक एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के तौर पे देखा जाना चाहिए। तो कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप? तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए बगैर हमारा जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो सही नहीं आएगा। जो भी निकालोगे आप प्रोडक्ट का कॉस्ट, वो ट्रू कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इस वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज factors influencing charging of depreciation। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए व्हाट आर द फैक्टर्स? तो पहला फैक्टर है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। दूसरा है रेजिडुअल वैल्यू, and the third one is life of assets। These are three factors which must be ascertained before charging or calculating the amount of depreciation। ये तीन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। पहला इज कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या हुआ? Cost incurred to bring the assets at their present location and condition। आपका फैक्ट्री यहां पर है, मान लीजिए सप्लायर आपका मैशनरी का यहां पर है। आप सप्लायर के यहां से मैशनरी लाओगे, यहां पर इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद आप उसका एक ट्रायल रन लेंगे। ट्रायल रन लेने के बाद वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कितना सुटेबल है ये चेक करने के लिए आप ट्रायल रन लोगे। अगर ट्रायल रन लेने के बाद हमें ये समझ में आता कि अब ये इसको हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, तो ट्रायल रन लेने तक का सारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? परचेज कॉस्ट, प्राइस। क्या ऐड करोगे? टैक्सेस। क्या ऐड करें? अगर हमने इंपोर्ट करा है, इंपोर्ट ड्यूटी। क्या ऐड करोगे? फ्रेट, वेजेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस। इस सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसको बोलते हैं आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स में किसी भी एस्टिमेशन का बात ही नहीं है। हाँ, एक कॉस्ट ऐसा है जो कि आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा? कहना ये चाह रही है कि आज आपने एसेट्स को लगाया, मान लो 1 ईयर, 2 ईयर, 3rd, 4th एंड 5th, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। आपने यहां पर प्लांट को इंस्टॉल करा और जब भी कभी ऐसा एग्रीमेंट हुआ आपका जहां पर भी आप प्लांट लगा रहे हैं, उस जगह मान लो वो जमीन लीज होल्ड है, उससे आपका एग्रीमेंट हुआ है। जब आप जाने लगोगे, बिजनेस आप क्लोज करेंगे, तो प्लांट को आपको डिसमेंटल करके जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, डिसमेंटलिंग में भी तो कुछ खर्च आएंगे। जो भी खर्च यहां डिसमेंटल करने में लगेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू शुड बिकम द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। वो आपके एसेट का कॉस्ट पार्ट बनना चाहिए। तो जब सारे कॉस्ट को जब आप क्लब कर देते हो और लेस कर देते हैं, अगर किसी ट्रेड डिस्काउंट अगर आपको मिला हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दीजिए। अगर कुछ रिबेट मिला हुआ है तो उसको लेस कर दीजिए। अब जो बचा ये है आपके लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स। आई होप समझ में आ रही होगी बात। दूसरा है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब हुआ जब आपका एसेट रिटायर करेगा एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ, तो कितना पैसा मुझे मिल सकता है।
इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड, ये कभी भी आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं होगा। वी कैन जस्ट एस्टिमेट दिस अमाउंट कि इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, एस्टिमेटेड अमाउंट। अगेन थर्ड फैक्टर इज लाइफ ऑफ एसेट्स। लाइफ ऑफ एसेट्स का मतलब हुआ ये एसेट का यूजफुल लाइफ कितना है, कितना दिन हम इसको यूज कर पाएंगे अपने बिजनेस में, यूजफुल लाइफ। क्योंकि जितना दिन आप यूज कर पाओगे तभी तक तो वो इनकम जनरेट करके देगा, और जब तक वो इनकम जनरेट करके दे रहा है तभी तक उसके कॉस्ट को पीएनएल में, उसके इनकम के अगेंस्ट में चार्ज कर पाओगे। तो अगेन लाइफ ऑफ द एसेट, ये क्या करना पड़ेगा आपको, एस्टिमेट करना पड़ेगा कि ये एसेट्स जो मैंने आज खरीदा है इसका यूजफुल लाइफ कितना है। तो ये 3 फैक्टर हैं विच मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। थैंक यू।